माई सेल्फ डॉक्टर पिनल राणा फ्रॉम सूरत, और मैं पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मेरा सूरत में आयुर्वेद हॉस्पिटल है जहाँ पे पंचकर्म भी होते हैं। घी के बारे में जो मेरे अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और मुझे 1 घंटे पहले ही बताया गया कि आपको कुछ लेक्चर देना है, तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है कि मैं आपको इतना अच्छा नॉलेज दे पाऊँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगी। अगर बीच में आपको कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेक्चर, इट इज़ ओनली इंटरेक्शन। तो पहली बार जब मैं रमेश भाई जी से कांटेक्ट में आई कोरोना की पहली लहर में, सुबह में कुछ 7:30 बजे थे और अननोन नंबर से मेरे पे फ़ोन आया। जनरली मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करती हूँ, लेकिन कोविड टाइम ऐसा था कि बहुत सारे लोग इतने परेशान थे और किसी को भी अगर हम कुछ मदद में आ सके ये सोच के मैं उस टाइम में अननोन नंबर रिसीव करती थी। तो रमेश भाई जी का फ़ोन था और पहला जो शब्द था वो शब्द वो था कि जय गौ माता। तो सुबह सुबह बस मैं उठी ही थी और जय गौ माता ऐसा शब्द कान में पड़ा और मैंने भी सामने से कहा कि जय गौ माता। तब उन्होंने कहा कि दीदी आपका एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें आपने कोविड पॉजिटिव एक सूरत स्मीमेर मेडिकल हॉस्पिटल की गवर्नमेंट जॉब करने वाली एक नर्सिंग स्टाफ की लेडी जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो कोविड पॉजिटिव थी, और आपने सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसको नेगेटिव किया है। तो ये मैंने अभी न्यूज़पेपर में देखा और न्यूज़ में देखने के बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया। उस टाइम पे तो न्यूज़ में इतने आर्टिकल आते थे कि मुझे खुद को भी पता नहीं था कि कौन से न्यूज़ वाले क्या छाप रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब बहुत मोटिवेशन दिया और इतनी अच्छे से उन्होंने बात की कि मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मैं किसी का नंबर ज़्यादातर सेव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मैंने उनका नंबर सेव किया और फिर बीच बीच में उनसे गाय के टॉपिक पे या घी के टॉपिक पे पंचकर्म के ऊपर बातें होती रहती थी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आयुर्वेद में पंचकर्म एक डिटॉक्स प्रक्रिया है जिसमें शरीर में से जो पुराना कचरा जो जमा हुआ होता है उसको निकाला जाता है। उसमें पहले आता है वमन कर्म, जिसमें 5 दिन तक मेडिकेटेड घी पिलाते हैं, वनस्पतियों में से बना हुआ घी पिलाते हैं। फिर 2 दिन तक फुल बॉडी मसाज होता है, स्टीम होता है और 7वें दिन उल्टियाँ करवाते हैं। वमन के लिए आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि नाभि से ऊपर का शरीर का जितना पोषण है उसमें जो भी टॉक्सिन्स है वो वमन कर्म से निकल जाते हैं। दूसरा आता है विरेचन कर्म, जिसमें 5 दिन तक घी पिलाते हैं, 1 दिन का गैप रहता है और 6ठे या 7वें दिन दस्त करवाते हैं, मोशंस होते हैं और कम से कम 20 से 25 मोशंस होते हैं और बाइल डक्ट यानी पित्ताशय की नली खुलती है और पूरा पित्त मल मार्ग से बाहर निकल जाता है। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बदबूदार वो स्मेल होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे शरीर में इतना कचरा आया कहाँ से। तीसरा आता है बस्ती कर्म, जिसमें मल मार्ग से कुछ ऑयल, कुछ वनस्पतियों में से बने हुए घी और कुछ काढ़े मल मार्ग से दिए जाते हैं। और अभी विज्ञान ने ऐसा साबित किया है कि इंटेस्टाइन इज योर सेकेंड ब्रेन, लेकिन आयुर्वेद जो है वो 5000 साल पुराना विज्ञान है और ऋषि मुनियों ने उस टाइम पे ही बस्ती चिकित्सा का वर्णन बहुत विस्तार से किया हुआ है आयुर्वेद में। तो बस्ती चिकित्सा के अंतर्गत भी कहीं ऐसे औषधियों घी का उपयोग हम करते हैं। चौथा आता है नश्य कर्म, जिसमें मेडिकेटेड घी हम नाक में डालते हैं। संस्कृत में आयुर्वेद में एक श्लोक है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि अगर सर में जाना है तो एक ही रास्ता है और वो है नाक का रास्ता। तो जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बाल सफ़ेद हो रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद कई सारे लोगों को सुनाई देना कम पड़ने लगता है, विजन बहुत ब्लर होते जाते हैं। 35 साल की उम्र में मोतियाबिंद बनने लगते हैं। तो
कंधे से ऊपर जितने भी सारी बीमारियां हैं उसमें नश्य का इस्तेमाल होता है, और नश्य जो है वो गाय माता के घी से बनाया जाता है। पांचवा आता है रक्तमोक्षण, जो पंचगव्य चिकित्सा के बाहर का विषय है, तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन ये पंचकर्म के अंतर्गत जो 4 ट्रीटमेंट है, इसमें मेन रोल गौघृत का है। तो यहाँ पे जितने गौघृत बनते हैं और मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बनता है अस्थि श्रृंखला घृत। अस्थि श्रृंखला को गुजराती में हाड़ जोड़ बोलते हैं और संस्कृत में अस्थि श्रृंखला बोलते हैं। अस्थि यानी हड्डी, हड्डी को कुछ जो जोड़ता है उसको हाड़ जोड़। उसमें अगर हम वैज्ञानिक तौर पे देखें तो उसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इतना कॉन्सेंट्रेट कैल्शियम होता है कि उससे सिद्ध किया हुआ घी देने से मैंने ये पाया है कि जिनको ऑपरेशन कंफर्म करने के लिए बोल दिया है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऐसे पेशेंट जो लकड़ी लेके चलते हैं वो सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन के प्रयोग से ही अस्थि श्रृंखला से बने हुए घी से कैल्शियम डिपोजिशन बोन के अंदर होने लगता है। हड्डियों में जो डिजेनरेटिव चेंजेस है, यानी हड्डियां जो घिस जाती है 50-60 साल की उम्र के बाद, तो वो उससे बहुत ही स्पीड में रिकवर होता है, और 1 से 1.5 महीने में ही वो पेशेंट, एलोपैथ तो ठीक लेकिन आयुर्वेदिक दवाई भी हम बंद करवा देते हैं। इतना एक्सीलेंट रिजल्ट ये अस्थि श्रृंखला घृत का होता है। और अस्थि श्रृंखला घृत के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा घृत बनता है, वो है पंचतिक्त घृत। पंचतिक्त घृत यानी उसमें 5 तरह की कड़वी औषधियां इस्तेमाल होती है और उससे वो घी सिद्ध किया जाता है। और पंचतिक्त घृत का मुख्य जो रोल है वो ब्लड प्योरिफिकेशन है। चमड़ी के त्वक के जितने भी विकार होते हैं वो खून की खराबी के कारण ही होते हैं। तो एक तो घी है, ऊपर से कड़वी औषधियां उसमें ऐड कर दी गई है। तो ये घी अगर 1-1 चम्मच सुबह शाम दिया जाता है तो उससे सोरियासिस हो गया, पुरानी दाद हो गई, खुजली हो गई, मुहासे हो गए, ये सारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो पंचतिक्त घी से 21 डेज में एकदम ठीक होती है। ये मैंने पूरा रिकॉर्ड करके डेटा बनाया हुआ है कि कौन से घी का कौन से पेशेंट के ऊपर कितने दिन में इम्प्रूवमेंट आया है। तीसरा जो घी है वो यष्टि मधु घृत है। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी। यष्टि मधु संस्कृत वर्ड है और हिंदी में उसको मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी का जो कार्य है वो आयुर्वेद के अनुसार हीलिंग प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी घाव को भरने का काम मुलेठी करती है। ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि कफ के लिए अच्छी है। हाँ, कफ के लिए अच्छी है मुलेठी, लेकिन अगर उसको घी के साथ ऐड करके उससे घी को सिद्ध किया जाए तो जैसे पेट में पेप्टिक अल्सर होते हैं जिसके लिए कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कुछ भी अगर दूध भी पी लिया तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है, और कहीं को हाइपर एसिडिटी होती है, पानी पीने पे भी पूरा खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, गेस्ट्राइटिस होती है कि हर 1-1.5 महीने में उनको बॉटल चढ़ाने की नौबत आती है, इतने दस्त और डायरिया और वॉमिटिंग होने लगते हैं। तो उसमें अगर यष्टि मधु घृत का प्रयोग 1-1 चम्मच सुबह शाम 1-8 महीने तक करवाया जाए तो अंदर जो घाव है, पेट के अंदर जो छाले बन गए हैं वो एकदम अच्छी तरीके से भर जाते हैं। दूसरा एक बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट जो है वो वासा घृत का है। वासा यानी अरडूसा, जानते हैं आप अरडूसे को? आप गूगल डाल के सर्च कर लीजिएगा, लेटिन नेम है तो थोड़ा वैसिका, और गुजराती में अरडूसा बोलते हैं और हिंदी में उसको अरडूसा बोलते हैं। ज्यादातर ये औषधि जो है वो कफ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसका यूज किसी भी तरह के ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए करते हैं। जैसे कि कई बार कैंसर के पेशेंट में वॉमिट के साथ ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर कईयों को बवासीर में ब्लीडिंग होने लगती है, और ज्यादातर महिलाओं में अगर बच्चेदानी के अंदर गांठ है तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो अरडूसी जो है उसको आयुर्वेद में किसी भी तरह का रक्तपात, किसी भी तरह का रक्त अगर कहीं से भी शरीर में से निकल रहा है, चाहे नाक में से भी क्यों ना निकल रहा, उसको स्टॉप करने के लिए अरडूसी जो है वो श्रेष्ठ औषधि है। और अगर उससे घी सिद्ध किया जाए
तो कुछ चंद घंटों में ही वो एक इमरजेंसी ड्रग का काम करती है। अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे, एडमिट करेंगे, कुछ कोएगुलेंट इंजेक्शंस देंगे, उससे भी क्विक रिजल्ट ये अर्डूसी से सिद्ध किए हुए घी का मिलता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे पेशेंट पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इसकी हम बस्ती भी देते हैं, एनिमा भी देते हैं। अगर इंटेस्टाइन में कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कॉलन कैंसर के पेशेंट है, या फिर बवासीर में से खून गिर रहा है, तो उनको हम ये वासा यानी अर्डूसी से सिद्ध किया हुआ घी 40 ml उसका एनिमा भी देते हैं। तो उससे भी बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और इसके अलावा घी का मेरा एक दूसरा अनुभव ये है कि आयुर्वेद में घी और शहद, ये दो चीज़ के लिए ऐसा लिखा गया है कि ये जितनी पुरानी होती जाए उतने उसके गुण बढ़ते जाते हैं। तो मैं 3 महीने पहले ऋषिकेश गई थी और वहाँ पे एक वैद्य जी मुझे मिले और उन्होंने मुझे 10 साल पुराना घी उपलब्ध करवाया। और मैंने कम से कम 5 किलो जितना घी घर पे, जो हम पूरे साल का अचार जो हम रखते हैं उसमें पैक करके रख दिया था। और उसी के दौरान मेरे यहाँ एक बहन काम करने के लिए आती थी और रात को उनका फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड एसिड पी गए हैं और उनको किसी अस्पताल में भर्ती किया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों तुरंत भाग के गए और देखे तो बहुत बहुत बुरी सिचुएशन थी। 2 लिप्स जो होते हैं वो भी फूल के, जैस्मिन के फूल जैसे बड़े हो गए थे। और उनको ट्रीटमेंट क्या दी जा रही थी कि पेन किलर इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। अंदर जो जल गया है उसकी क्या ट्रीटमेंट है? देयर इज नो ट्रीटमेंट। अंदर जो जल गया है उसको ठीक करने के लिए एलोपैथ में कुछ भी नहीं था उस वक्त। और छोटा सा उनका बच्चा था एक। उस टाइम में कुछ आयुर्वेद चिकित्सा करना मेरे लिए भी एक चैलेंज था, लेकिन वो लोग अगर ट्रीटमेंट करें तो वैसे भी उसका मृत्यु निश्चित ही था। तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए। थोड़ा सा डेयरिंग करना पड़ा और मैंने वो किया। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे 48 घंटे 48 आवर्स तक NBM रखते हैं, यानी नील बाय माउथ, मुंह से कुछ भी नहीं देते हैं। एक तो अंदर जला हुआ है और 48 आवर्स तक कुछ भी नहीं देंगे तो पेट में भी तो एक एसिड बनेगा, और वो एसिड बनेगा तो वो अंदर जो पड़ा है वो एसिड और दूसरा जनरेट होने वाला पाचक स्राव दोनों इकट्ठा होंगे तो अंदर और जो जला हुआ है वो और जलेगा। यानी मुझे लगा कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। बाजू में दूसरा अस्पताल था तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया कि आप ये पेशेंट को रखेंगे ICU में, साथ में मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट चलाऊंगी। तो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैंने पेशेंट को उस टाइम शिफ्ट करवाया। घर में से कुछ बड़े ने प्रेशर भी किया कि कल को कुछ हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन एक श्रद्धा थी आयुर्वेद के प्रति कि नहीं, मेरी भावना शुद्ध है और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है और चिकित्सा मुझे घी से करनी है तो गौ माता का भी आशीर्वाद है, जो होगा वो देखा जाएगा। और पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मैंने उनको 200 ml पुरान घृत की बस्ती दी। पुरान घी जो मेरे पास स्टोर किया हुआ था उसकी 200 ml। वो 200 ml एनेमा मल मार्ग से दिया। उसका रीज़न ये था कि अगर वो एसिड पेट में से इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो वहाँ पे वो अगर अल्सर बना दिया तो वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना था। तो वहाँ पे पहले बस 200 ml हमने पुरान गौघृत का एनीमा दिया। पुरान गौघृत इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आयुर्वेद में एक शब्द है आसुकारी, यानी स्पीड में फैलना। वो तुरंत स्पीड में फैल के पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अंदर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जहाँ जहाँ भी एसिड है वहाँ पे वो घी स्प्रेड होके वहाँ पे ऑयलिंग कर देगा और एसिड को बैलेंस कर देगा। और वहाँ पे ऑयलिंग करने से और ठंडक की वजह से वहाँ पे एसिड का जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो घी का एनीमा शुद्ध दिया और हर 1 घंटे में मैंने यष्टि मधु यानी मुलेठी से सिद्ध किया हुआ घी हर 1 घंटे में पिलाया।
उनकी वाइफ को बोला कि एक एक घंटे में आप उठ के उनको एक एक चम्मच घी पिलाते रहिए, यानी नीचे से भी घी से प्रोटेक्ट किया, ऊपर से भी घी से प्रोटेक्ट किया। सुबह होते होते मुंह में जो, जैसे मैंने कहा कि जैस्मिन का फूल की तरह दोनों लिप्स पे सूजन थी, वो सूजन एकदम सुबह होते होते 90% ठीक हो गई। उसके बाद पूरी रात 3 बजे तक वो चिल्लाते रहे कि मुझे जलन हो रही है, जलन हो रही है। जनरली एलोपैथ वाले जेल्यूसिल सिरप देते हैं, विच इज़ एनेस्थेटिक सिरप। वो कुछ नहीं, अंदर सिर्फ बर्निंग टेम्पररी कम करती है। तो 3 बजे तक चिल्लाए, फिर 3:30 बजे वो इतनी डीप स्लीप में सो गए कि सुबह में 12 बजे उठे। 12 बजे उठे तो बोले कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ भी करके खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसी टाइम मैं उनसे मिलने गई और मैंने पूछा कि आपको जलन हो रही है? तो जो बंदा रात को जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बहुत जलन हो रही है, वो 5 से 6 घंटे के इंटरवल में सिर्फ एक शुद्ध घी से जलन बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जिस दिन हमने उनको एडमिट किया उस दिन तुरंत गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को बुलाया गया था और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया कि कल हम एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ जला हुआ है, और 48 आवर्स के बाद हम उनको एक एक चम्मच पानी पिलाना शुरू करेंगे। और पानी पिलाने के बाद अगर पानी नहीं टिकता है तो हम उनका जो इसोफेगस यानी अन्न नली का रास्ता है वो पूरा बंद कर देंगे और एक पाइप डालेंगे पेट में, डायरेक्ट स्टमक में लिक्विड जाएगा, यानी मुंह से कुछ भी नहीं जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला बंदा जो मुश्किल से 1000 रुपया या 500 रुपया कमाता होगा और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बाहर से पाइप लगाना, वहां से लिक्विड देना, अगर मेरा ये मानना है कि अगर वो सर्जरी कर भी ले तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीना सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसका मोरल ही टूट जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात की कि मैं उनको NBM यानी 48 आवर्स तक कुछ ना कुछ तो मैं दवाई तो दूंगी ही, ओरली भी मैंने दवाइयाँ चालू करवा दी। तो उसमें शतावरी करके एक हर्ब आती है, शतावरी से गिर गाय का दूध जो है वो सिद्ध करवाया, यानी 1 कप दूध, 1 कप पानी और उसमें आधा चम्मच शतावरी। पानी जल जाए तब तक उसको उबालना है। इसको आयुर्वेद में शतावरी क्षीर पाक बोलते हैं। और उनकी वाइफ को बोला कि हर 1 घंटे में उनको आप शतावरी वाला दूध पिलाते जाइए। वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे हॉस्पिटल के वो भी सोच रहे थे कि ये मैडम कुछ नया करेगी लेकिन फंसेगी लेकिन मेरे गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं कहीं पे फंसूं, क्योंकि जहाँ पे हमारी भावनाएं शुद्ध होती है और एक चिकित्सक होने के नाते अगर हमारा माइंड मनी माइंड नहीं है और लोगों को ठीक करने की भावना है तो वहाँ पे जरूर परमात्मा की कृपा होती है। और पहले दिन तो 1-1 चम्मच ही पिलाया, दूसरे दिन सीधा मैंने 5 चम्मच करवा दिया कि हर 1 घंटे में 5-5 चम्मच पिलाते जाओ। तीसरे दिन से मैंने सिंघाड़ा जो आता है, सिंघाड़ा जानते हैं ना आप, जो तालाब में होता है और वो पानी में होता है तो उसकी जो तासीर होती है वो काफी ठंडी होती है, तो गिर गाय के दूध में सिंघाड़ा का आटा डाल के वो दूध चालू करवा दिया। वो बंदा धीरे धीरे करके 1 कटोरी दूध लेने लगा। तीसरे दिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आए और बोले कि आज आपको 2 चम्मच पानी पिलाना है और वो पानी नहीं टिका तो हम कल एंडोस्कोपी करेंगे। तो उनकी वाइफ बोले कि हम तो इनको 1 कटोरा भर के दूध पिला रहे हैं तो ही वाज शॉक्ड कि हमने तो आपको मना किया था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो महिला थी वो मेरे घर पे कुक है और वो सालों से परिचित है और आयुर्वेद के चमत्कार के बारे में उसको पता है, तो उसकी भी दृढ़ श्रद्धा थी कि नहीं, आयुर्वेद से ही ये ठीक होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे रिस्क पे दिया है, अगर कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी। और दूसरे दिन से तो फिर डिस्चार्ज ले लिया और 1 महीना दवाई चलाई होगी। दूसरे महीने से वो बंदा वापस ऑटो रिक्शा भी चलाने लगा और एकदम हेल्दी लाइफ अभी स्पेंड कर रहा है। और उसका एक्सरे भी मैंने अपने पास संभाल के रखा है, एंडोस्कोपी के रिपोर्ट्स भी संभाल के रखे हैं कि
पूरी अन्न नलिका लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा का पूरा जल गया था। तो इट वॉज ए इमरजेंसी कंडीशन। इसको गौ घृत और गाय के दूध से, ये अमृत है पृथ्वी का, इससे इसको ठीक किया। तो ये मेरा ये एक अनुभव रहा कि ये सच में एक चमत्कार है। सच्चे अर्थ में अगर कोई गौ पालन करता है और गाय माता की ओर समर्पित हो, अगर एक वैद्य को इतनी सिद्धि मिल सकती है तो गौ पालकों को क्यों ना मिले। तो ये एक मेरा बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसमें दवाइयाँ तो कुछ मैंने ऐसी दी नहीं थी कि जो अंदर का घाव भर दे। हाँ ठीक है, जलन कम करने के लिए कुछ 1-2 दवाई दी थी, लेकिन मुझे पता है कि ये दवाई अंदर हीलिंग तो नहीं करेगी। हीलिंग का काम किया है तो वो सिर्फ गाय के दूध और गाय के घी ने ही किया था। दूसरा एक मेरा अनुभव ये रहा कि मेरा बेटा है 3 साल का, और कुछ दिन पहले ही उसने नाक में स्पंज डाल दिया था, और 3-4 दिन से उसके मुंह में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि इसको 2 टाइम हम ब्रश करवा रहे हैं, दातुन करवा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है। फिर मैंने उसके दांत चेक किए तो दांत में तो कुछ नहीं था, लेकिन नाक में कुछ फंसा हुआ था। तो फिर जबरदस्ती से मैंने उसको निकाल दिया एक पिन लेके, तो इतना बड़ा वो स्पंज उसने डाला था। फिर स्पंज तो निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन से उसको फीवर आने लगा। फीवर यानी समथिंग इज रॉन्ग, अंदर कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी अंदर कुछ ना कुछ फंसा है और अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तभी उसको फीवर है, ये मैं जान चुकी थी। और अगर मैं ईएनटी के पास जाती तो वो एंडोस्कोपी करते, और अगर कुछ फंसा हुआ होता तो शायद वो सर्जरी ही बोलते। तो मैंने जैसे आपको भी बताया कि नासा ही सिरसो द्वारम, तो मैंने उसको 1, 2, 3 बूंद नहीं, लेकिन 1 ml जितना गाय का घी नाक में डाला। एक बार डाला, पहले दिन, दूसरे दिन डाला, तीसरे दिन वो गाय का घी कचरा लेके गले में से मुंह से निकल गया, यानी जो बचा कुचा स्पंज अंदर रहा होगा उसके छोटे छोटे पीसेस के साथ वो घी अंदर से टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकल गया। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि गाय का घी क्या नहीं कर सकता, ये कमाल है। और हाँ, और दूसरा आजकल कहीं लोग जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम देखते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कुछ धूप में चले गए या किसी धूल में चले गए, धुएं में चले गए, तो तुरंत उनको छींकें आने लगती हैं, बार बार छींकें आती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, आँख में से नाक में से पानी गिरने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सिर्फ गौघृत का नश्य करवाते हैं, शुद्ध केसर से सिद्ध किया हुआ घी, सैफरन वाला घी, उससे नश्य करवाने से जो एलर्जिक सर्दी, एलर्जिक जुकाम, नजला की जो शिकायत है वो सैफरन वाले घी से बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है। और कमल से सिद्ध किया हुआ जो घी है वो माइग्रेन, यानी किसी भी तरह का सिरहसूल, सिर दर्द है तो उसमें कमल के जो फूल होते हैं उससे सिद्ध किया हुआ घी अगर नाक में डालते हैं तो उससे सर दर्द की शिकायतें 100% ठीक होती है। इसके साथ हम कई बार पूजा में आपने देखा होगा कि दुर्वा, जो गणपति जी को जो एक तरह का घास चढ़ता है उसको दुर्वा बोलते हैं, तो दुर्वा से सिद्ध किया हुआ जो घी रहता है वो भी पित्त शामक, यानी शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या पित्त प्रकृति वाले, गर्म तासीर वाले होते हैं, तो उनके लिए दुर्वा से सिद्ध किया हुआ घी हम सुबह शाम 1-1 चम्मच पिलाते हैं, तो इससे उनका हाई ब्लड प्रेशर चंद दिनों में ही ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हमें तो कोलेस्ट्रॉल है तो हमें घी लेना चाहिए, हम नहीं घी ले सकते। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि अगर आप दूध के मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप में चेक कीजिए, दही के मॉलिक्यूल्स आप माइक्रोस्कोप में चेक कीजिए और घी के कीजिए। घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ना कि वो बढ़ाता है। लेकिन ये लेने की एक पद्धति होती है, जैसे कि 1 चम्मच कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए बात कर रही हूँ। 1 चम्मच घी उन्होंने गर्म पानी से लिया, फिर उन्होंने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, तब जाके वो घी क्या करेगा कि जठराग्नि जो है अंदर उसको प्रदीप्त करेगा। जैसे हवन होता है उसमें हम घी डालते हैं तो क्या वो अग्नि बुझ जाती है? नहीं बुझती, वो और बढ़ती है।
उसी तरह पेट में भी एक अग्नि है जिसका गीता में भगवान ने वर्णन किया है, जठराग्नि। तो जठराग्नि में जब घी पड़ता है, सारे ये कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, प्रेशर है, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो होते क्यों है? जठराग्नि खराब होती है, पाचन खराब होता है, तभी ये सारी बीमारियां होती है। तो घी जैसे ही डालते हैं तो वो जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, और जो खाना हम डालते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। तो घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, लेकिन ये पद्धति से अगर लेते हैं तो घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल घटाता है। कई सारे इंसुलिन वाले पेशेंट आते हैं कि वजन जो है वो उनका काफ़ी कम होता जाता है, अच्छा खासा खाते हैं लेकिन इंसुलिन के 40-40 यूनिट लेते हैं और उनका वजन कम ही होता जाता है। तो उनके लिए भी ये घी वरदान स्वरूप है। कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल, कोई वनस्पति से सिद्ध किया हुआ नहीं, लेकिन नॉर्मल घी भी अगर इंसुलिन जो लोग ले रहे हैं और वो 1-1 चम्मच घी सुबह शाम लेना शुरू कर देते हैं तो इंसुलिन का डोज तो कम होगा ही, साथ में उनकी एनर्जी भी बूस्टअप होगी। पैंक्रियाज में से जो नॉर्मल इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है वो तो होने ही लगेगा, और साथ में उनका वजन और ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ेगी। अभी रिसेंटली मेरे पे 1 महीने पहले एक कॉलन कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर का एक पेशेंट नोएडा से थे, दीपक शर्मा उनका नाम था, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनकी बहुत बहुत बैड सिचुएशन थी। कीमोथेरापी करवा चुके थे, रेडिएशन करवा चुके थे और पूरी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की जो थैली है वो भी निकलवा चुके थे, और 2 बार ये सब करने के बाद डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि वापस आपको कॉलन कैंसर डेवलप हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी। अब इतना बड़ा डिसीज़ है, इतनी सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है और मैं बिना उसको देखे कुछ दवाई नहीं दे सकती। तो मैंने कहा कि आप 1 महीने के बाद मैं ऋषिकेश आ रही हूँ तो आप वहाँ पे आके मुझे मिलिए। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन तब तक तो आप मुझे कुछ बताइए कि मैं जी सकूं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि पंचतिक्त घी, यानी मैंने अभी बताया कि 5 जो कड़वी वनस्पतियां, गूगल में डालेंगे तो भी मिल जाएगा, उससे सिद्ध किया हुआ घी मैंने कहा कि गोंडल से आप मंगवा लीजिए और 1-1 चम्मच आप शुरू कर दीजिए। और पंचतिक्त घी उन्होंने 1 महीने से शुरू किया, और पिछले हफ्ते ही वो मुझे ऋषिकेश मिलने आए और बोले कि मेरे घी लेने से पहले मेरी ये हालत थी कि मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, वो मुझे उठा के ले जाती थी बाथरूम में। ये मेरी सिचुएशन थी, मैं आधी रोटी भी नहीं पचा सकता था। और घी लेने के बाद में धीरे धीरे 2-3 दिन में मेरा फूड इंटेक बढ़ा, और आज की तारीख में मैं 5 से 6 रोटी खा रहा हूँ। और मैं ऋषिकेश, ग्रेटर नोएडा से ऋषिकेश खुद आया हूँ। तो सिर्फ घी से इतने चमत्कार हो सकते हैं, ये मैंने भी नहीं सोचा था। ये मेरे लिए भी पहली ऐसी केस थी कि कुछ बिना किसी दवाई के, अगर कुछ उस टाइम मैंने दवाई दे दी होती ना तो मेरा लॉजिक ये चलता कि नहीं ये आयुर्वेदिक दवाई का कमाल है, लेकिन सिर्फ घी दिया था। तो ये घी की वजह से एक इंटेस्टाइन का कैंसर वाला पेशेंट 4 किलो वेट उसने गेन किया, जो 40 किलो वजन उसका हो गया था। जब वो मुझसे मिलने आया तो 44 kg उनका वेट हो चुका था। और साथ ही में उन्होंने तो ऐसा कहा था कि अगर आप ये मुझे घी नहीं देते तो मैंने तो ऐसा सोचा था कि मेरी कार है उसका 1 करोड़ का बीमा है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, गाड़ी ठोक देता हूँ और 1 करोड़ मिलेंगे तो मेरी बेटियाँ तो पढ़ लेगी, ऐसी उसकी मेंटल सिचुएशन थी। तो आयुर्वेद में घी को अमृत बताया गया है। तो अमृत पूरे विश्व के लिए है, समग्र मनुष्य जाति के लिए है, सारी बीमारियों के लिए है, सारे मरीजों के लिए है, जो पूरा विश्वास गंवा चुके हैं, जो मृत्यु की राह पे खड़े हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि एक गौ माता का घृत है, वो उनको उस मृत्यु में से भी वापस एक जीवन दान और एक वरदान के रूप में साबित होता है। कोविड के टाइम पे, कोविड में जनरली ऐसा होता है लोगों को कि आयुर्वेद बहुत देरी से काम करता है, ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन कोरोना में हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते थे जिनका ऑक्सीजन 60 to 70 हो गया है। ऐसे पेशेंट आते थे जिनके रिलेटिव्स आते थे कि पेशेंट बाईपेप पे है, वेंटिलेटर पे है, और अगर बाईपेप या ऑक्सीजन 1 घंटे के लिए भी निकाल दे तो उनका मरना निश्चित है। ऐसे पेशेंट हमारे पास कोविड में आते थे।
और उस टाइम में हमने आयुर्वेद से इमरजेंसी मैनेजमेंट किया और कुछ डोनरों को ढूंढे और 10-12 ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे पहले परचेज किए, क्योंकि अगर पेशेंट का ऑक्सीजन 60 to 70 है तो हमें उनको 1 से 2 दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ हम उनको घर भेज देते थे कि आप परहेज कीजिए, दवाई लीजिए और ऑक्सीजन लगा के रखिए। 2 से 3 दिन में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और ऐसी आयुर्वेद में पारद भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म और ताम्र की भस्म में से बनी हुई ऐसी ऐसी सुपर्ब दवाइयाँ हैं कि 1 से 2 दिन में ही, कहाँ वो लाखों के खर्च और कहाँ कुछ 500,000 के खर्च में कितने सारे मरीज, 40 से 50,000 से ज़्यादा पेशेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली आयुर्वेद ट्रीटमेंट से हम ठीक करते आए हैं। और वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, इंडिया न्यूज़, आज तक, एबीपी अस्मिता, सारे न्यूज़ चैनल वाले ने लाइव कवरेज किया है कि ये हमने दवाई दी और ऑक्सीजन 40 है और दवाई देने के बाद सीधा 70 to 75 पे जा रहा है। तो ये जो है वो आयुर्वेद की ताकत है। हमारी संस्कृति में सब कुछ दिया हुआ है। वैसे तो अंग्रेज और मुगल के साम्राज्य में आयुर्वेद की 90% किताबें हैं वो नालंदा और तक्षशिला में जला दी गई थी। सिर्फ 10% बुक्स बची है। अगर 10% बुक में भी इतना पावर है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे भारत की जो विद्या है, जो मेडिकल साइंस है, उसमें कितना पावर होगा। और अगर बात करें आयुर्वेद की तो सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का बहुत पुराना ग्रंथ है और अभी जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी का नाम दे रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन भी आचार्य सुश्रुत ने किया था। और इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, आप किसी भी कंट्री के मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर आप एंटर होते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आचार्य सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई होती है। लेकिन इंडिया में तो किसी को पता नहीं है कि आचार्य सुश्रुत कौन थे। और कैडेवर डिसेक्शन यानी कि डेड बॉडी के ऊपर जो डिसेक्शन होते हैं मेडिकल कॉलेज में, एक क्लोरोफॉर्म का टैंक होता है और उसमें डेड बॉडी को रखते हैं और खोल के बताते हैं स्टूडेंट्स को। तो कैडेवरिक डिसेक्शन की जो मेथड है वो भी सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने डेवलप की थी। और उस जमाने में वो ऐसा करते थे कि तेज बहाव वाली जो नदी होती है उसके अंदर वो डेड बॉडी को रखते थे। 7 से 8 दिन तक रखने के बाद वो बॉडी फूल जाती है, अंदर का पानी पूरा निकल जाता है। फिर उसको अच्छे से एक एक पार्ट को वो क्लियरली खोल के देख सकते थे कि इसमें क्या क्या है। और अभी मॉडर्न साइंस ऐसा बोल रहा है कि हमारी जो स्किन होते हैं उसके 2 लेयर है। बाहर का जो लेयर है उसको एपिडर्मिस और अंदर का लेयर है उसको डर्मिस। लेकिन आचार्य सुश्रुत 5000 साल पहले बोल के गए कि स्किन जो है उसके 7 लेयर है। अवभाषिणी, श्वेता, लोहिता, ताम्रा, 7 लेयर के नाम और नाम के साथ उनकी साइज भी लिखी हुई है। व्रीहि यानी कि एक चावल के दाना, आधा चावल का दाना, एक चावल के दाना, इतनी उनकी साइज भी आचार्य सुश्रुत ने उस टाइम पे लिखी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा विज्ञान है। अंग्रेज हमारे देश में आए, वो चले गए और एलोपैथ रख के गए, जिसकी चंगाल में हम सब फंसे हुए हैं। जो जेनेटिक डिसीज है, जो बच्चा माँ के पेट में से ही कई बीमारियां लेके आता है, उनको अगर रोकना है तो सबसे पहले प्रेगनेंसी हो उससे पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है, शरीर को शुद्ध करना है। और अगर एक शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से कोई बच्चा अगर आता है तो वो माता पिता के द्वारा एक श्रेष्ठ फसल बनता है। और फिर भी अगर हो गया है तो इसके लिए आप पंचतिक्त घी उसको दे सकते हैं, सुबह शाम 1-1 चम्मच या आधा चम्मच। वो कितना पचा सकती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, आयुर्वेद में इस तरह के स्किन डिसीज और रैशेस जो होते हैं उसमें आता है सप्तधोत घृत। एक होता है सप्तधोत घृत और दूसरा होता है सहस्त्रधोत घृत। यानी कि जो घी होता है उसको पहले फ्रोजन करके सॉलिडिफाई करते हैं, फिर ठंडे पानी से उसको 100 बार वॉश करते हैं। और उसके लिए एक तांबे का थाली लेते हैं, उसके अंदर घी रख दिया, ठंडा पानी डाला, हलाया, फिर ठंडा पानी फेंक दिया, वापस डाला, हिलाया, ठंडा पानी फेंक दिया। ऐसे 100 टाइम्स करना है। 100 टाइम्स करते करते अगर आपने 100 ग्राम घी लिया है तो क्वांटिटी 50 ग्राम बच जाएगी, यानी आधा वेस्ट होना ही है। लेकिन
ये 100 टाइम्स करने के बाद वो घी जो है वो घी ना रह के एक मलम बन जाता है, ऑइंटमेंट बन जाता है। और कहीं पे भी इस तरह के रैशेस हो रहे हैं या फिर जल गए हैं या फिर किसी भी तरह का उनको खरोच हुआ है, स्पेशली सोरियासिस है, ऐसे किसी भी तरह के स्किन डिसीज में ये सत्यदूत घृत अगर आप घर पे बना के उसको लगाए तो ये बहुत जल्दी एक्सटर्नली ठीक होगा एज वेल एज इंटरनली भी ठीक करना है। ऐसे नहीं कि बाहर से लगा दिया और ठीक हो जाएगा, अंदर जो है उसको तो हमें करेक्ट करना ही है पंचतिक्त घी देके, लेकिन बाहर से उसको टेम्पररी रिलीफ मिले, बाहर से हीलिंग हो जाए, इसके लिए सत्यदूत घृत और सहस्त्र धोत यानी 1000 बार अगर वो घी को धोते हैं तो उसको सहस्त्र धोत घृत बोलते हैं। और ये सहस्त्र धोत घृत अगर 1 चम्मच भी ओरली ले लिया तो ये एक पॉइजन का काम करता है। इतनी ये पावरफुल ड्रग है, वो इतना ठंडा, उसकी प्रॉपर्टीज इतनी कूलिंग हो जाती है, इतनी चिल्ड हो जाती है कि वो अंदर जाके हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हैम्पर कर सकता है। तो ये जो 100 बार और 1000 बार घी धोया हुआ जो घी है वो सिर्फ बाहर लगाने के लिए है, उसको अंदर नहीं ले सकते, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। शास्त्रार्थ की चीज जो बताई आपने, तो ये 1000 बार तो घुलना सही है, लेकिन वो 100 बार घुमाना है या उसको भी 1000 बार? 1000 वो एक दिन में नहीं होता है, पहले दिन 100 बार, दूसरे दिन 100 बार, वो ये नहीं, वो एक दिन में आप मत खत्म कीजिए। और जैसे ही ऐसा लगे कि ये बहुत लिक्विड होता जा रहा है तो उसको वापस आप फ्रीज में रख दीजिए या उस कटोरे को ठंडे पानी में रख दीजिए। तो उसको स्टोर कैसे करना है बनने के बाद? उसको कांच की बोतल में रख के फ्रीज में रखिए या फिर ठंडे पानी, बर्फ डाल के ठंडा पानी बना लीजिए, डिब्बे में घी को भर दीजिए और ठंडे पानी में डाल दीजिए, वो वापस सॉलिड हो जाएगा। देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट द वॉशिंग प्रोसेस। अच्छा, नहीं मतलब अगर बन गया उसको 5 महीना 6 महीना साल भर यूज करना है, बिल्कुल, तब उसको स्टोर कैसे करना है? फ्रिज में? फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप बाहर रखें तो और अच्छा है, बाहर रख सकते हैं कांच की बोतल में। वापस पिघल के लिक्विड नहीं हो जाएगा? तो लिक्विड हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं उसमें फिर जिलेटिन डालिए, केमिकल डालिए तो सॉलिड होगा। अगर आप सॉलिड बनाना चाहते हैं तो बेटर है कि उसको उसके नेचुरल फॉर्म में रहने दीजिए। अगर विंटर होगा तो वो सॉलिड ही होगा, अगर गर्मी है तो वो लिक्विड हो जाएगा। देन नथिंग टू वरी, वो दवाई तो दवाई ही है, उसकी प्रॉपर्टी तो जैसे जैसे पुरानी होगी वो बेटर ही होती जाएगी। तो डोंट गो ऑन उसके आप फॉर्म को मत देखिए कि सॉलिड है कि लिक्विड है। एक और सवाल था, जैसे ये कोरोना जो एक लग रहा है कि षड्यंत्र है, तो बायोवार है और ये पक्का है कि ये दोबारा फिर से आएगा, 2 साल आए 4 साल बाद आएगा, तो आपके तरफ से पहले से हम क्या इमरजेंसी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बॉडी को इम्यून करने के लिए, और घर में क्या प्रिपरेशन रख सकते हैं कि आगे से कहीं और जाने से पहले घर में इसका इलाज अच्छे से? देखिए, डिसीज तो नए नए आते ही रहेंगे, ऐसे ऐसे डिसीज आएंगे जिनका नाम ना हमने कभी सुना था ना कभी हमने कभी पढ़ा था। कोरोना का नाम मैंने मेरी स्टडी के दौरान मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था कि ये कोविड-19 नाम का भी कोई वायरस आता है, इबोला नाम का भी कोई वायरस आता है, स्वाइन फ्लू नाम का भी कोई वायरस आता है। तो डिसीज तो नए नए आते ही रहेंगे, तरह तरह के नाम बदल के आएंगे, तरह तरह के फॉर्म बदल के आएंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आयुर्वेद के अनुसार जितने भी ब्रह्मांड में ह्यूमन बॉडीज है वो 3 चीज से बने हैं, वायु, पित्त और कफ। कोई भी बीमारी होती है तो ये तीनों के इम्बैलेंस से ही होती है। बॉडी अगर वात पित्त कफ से बना है तो बीमारी अगर वात पित्त कफ इम्बैलेंस होगा तभी होगी। तो जैसे कोरोना में कफ बढ़ा, कफ बढ़ने के कारण कोविड में बहुत सारे लोग चल बसे, तो जिन लोगों की कफ प्रकृति थी ज्यादातर वही लोग मरे हैं। पित्त प्रकृति वाले जिनकी शरीर गर्म थी वो नहीं गए हैं। जिनको पहले से सर्दी जुकाम नजला होता रहता था, जो पहले से अस्थमैटिक थे, जिनको पहले से शरीर उनका ठंडा था, वो लोग मैक्सिमम मरे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में कफ था और बीमारी भी कफ की ही आई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे शरीर की प्रकृति कौन सी है, वायु की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है या कफ की प्रकृति है। और उस प्रकृति के अनुसार अगर आपका खान पान रहता है तो आपकी इम्यूनिटी हो सकता है कि एकदम बूस्टअप रहे। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोविड में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे हमारे पास कि हल्दी वाला दूध पिया, तरह तरह के काली मिर्च वाले काढ़े, सौंठ वाले काढ़े पिए और उनको बवासीर हो गया।
और इतना खराब बवासीर कि कईयों को तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। अब कहाँ वो इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाली बात और कहाँ ये बवासीर। तो उनको वो काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए वो ले रहे थे और उनको गर्म पड़ा। कईयों को फायदा भी किया, लेकिन जिनके शरीर में गर्मी थी उनको वो नुकसान किया। तो कहीं भी अगर इम्यूनिटी की बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिलोय का काढ़ा पी लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, च्यवनप्राश खा लीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति होती है और प्रकृति के अनुसार आपका खान पान और दवाई होना चाहिए, तब जाके आपको वो दवाई और वो जो भी आप उपचार या घरेलू प्रयोग कर रहे हैं वो आपको फायदेमंद हो सकते हैं। और एक कोरोना के टाइम में ही मेरे पास एक फैमिली आई थी, 6 मेंबर थे। 6 मेंबर में से 5 जन कोविड पॉजिटिव थे, एक ही जन था जिसको नहीं हुआ था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट कि वो बंदा क्या करता है कि उसको नहीं हुआ। तो मैंने उनको पूछा कि ये जो इनको एक को नहीं हुआ है उनकी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा कि 72 ईयर्स। तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ी गई, यार इतनी एज, सीनियर सिटीजन है और इम्यूनिटी इतनी सुपर। तो मैंने कहा उनको कोई और डिसीज है। तो उन्होंने कहा कि उनको तो कैंसर है। तो मैंने कहा कैंसर की कौन सी दवाई ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सुबह में उठ के गौमूत्र अर्क पीते हैं, तुलसी के पत्ते खाते हैं और वो तो ठीक, और 21 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, बस इतना करते हैं। बोलते हैं अभी जाना ही है तो क्यों मैं दवाई खा के जाऊं। हमारे गांव के जस्ट बाजू के बगल में ही गांव में ये 72 इयर्स ओल्ड पेशेंट वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और वो बंदा सुबह में सूर्य नमस्कार कर रहा है, गौमूत्र अर्क ले रहा है, तुलसी के पत्ते ले रहा है, पंचगव्य ले रहा है, पंचामृत पी रहा है। तो उससे उसकी इम्यूनिटी, कैंसर होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि कितनी बूस्टअप होगी कि घर में और 5 जन को कोरोना हो गया और उनको नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ हिज एज। इतनी एज होने के बावजूद, कैंसर होने के बावजूद। तो रीजन क्या था? सूर्य नमस्कार। मेरा ये मानना है कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को बिना एक्सरसाइज किए छोड़ता नहीं है, किसी भी बोन को मोल्ड किए बिना छोड़ता नहीं है। तो आजकल लोग जिम जाते हैं पैसे देके वहां पे, और अमेरिका वाले जो है वो योगा कर रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न की ओर जिम जा रहे हैं। वहां पे प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक पी के बॉडी शेप बनाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि 30 to 32 ईयर्स एज ग्रुप में उनको डायलिसिस की नौबत आ जाती है प्रोटीन पाउडर ले लेके। तो इम्यूनिटी की जहाँ बात आती है तो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट चॉइस। और सेकंड जो है वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपका सही खान पान का होना। देखिए, सबसे पहले 3 तरह की प्रकृति होती है, वायु, पित्त और कफ। तीनों के लक्षण मैं बोलती हूँ, आप खुद समझ लीजिएगा कि किसकी कौन सी प्रकृति है। वात प्रकृति वाले एकदम लंबे होते हैं, वो कितना भी खाए उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम 10-10 रोटी खा रहे हैं फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले को कभी ज्यादा भूख लगती है और कभी लगती ही नहीं है। वात प्रकृति वाले को कभी पेट साफ बहुत बढ़िया होता है, कभी होता ही नहीं है। उनको कभी खाना हजम होता है और कभी नहीं होता है। उनको नींद बहुत कम आती है, कुछ भी थोड़ा सा आवाज हुआ और तुरंत उनकी नींद खुल जाती है। नींद में भी वो ख्वाब देखते रहते हैं, उनकी सोचने की पैटर्न है वो बहुत स्पीड में होती है। बैठे बैठे भी वो कुछ एक्टिविटी ना मिली तो हाथ पैर हिलाते रहते हैं, चंचल मन रहता है उनका। उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, बिना काम के वो रह नहीं सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो वात प्रकृति वाले होते हैं। वात प्रकृति वाले को सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको सुबह शाम 1-1 चम्मच घी जरूर लेना चाहिए। प्लेन घी ले सकते हैं, पानी वगैरह ऐसे ही ले सकते हैं। और वात प्रकृति वालों के लिए अगर सर्वोत्तम औषध है तो वो है कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल। सुबह में उठ के 1 चम्मच एरंडी का तेल अगर ले लेते हैं तो उनका वायु जो है वो बैलेंस रहेगा। सुबह में उठ के पहले एरंडी का तेल ले लिया 1 चम्मच, ठीक है। एरंडी का तेल लेने के बाद उनको 2-3 मोशन होंगे, पूरा गैस सुबह में ही निकल जाएगा, तो पूरा दिन उनका बेटर रहेगा। और फिर 1 घंटे के बाद 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच घी डाल के पी लीजिए। मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल मेडिकेटेड नहीं होता है, वो तो मेडिकल स्टोर में जो मिलता है। हाँ, वही।
और दूसरा आता है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो उनका स्किन का कलर येलो होता है, बॉडी टेक्सचर ना मोटा ना पतला, मीडियम रहता है, काफी अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, मेरा कहा हुआ होना ही चाहिए, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, कपड़े में उनको परफेक्शन चाहिए, खाने पीने में परफेक्शन चाहिए, हर चीज में उनको परफेक्शन चाहिए होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेहनत करेंगे तो भी दिलो जान से करेंगे और एफर्ट्स उनके 100% होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं। वो खाना अगर देरी से मिले तो वो भूख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर खाना टाइम पे ना मिले तो उनको सर चढ़ने भारी होने लगता है, खाना उनको वक्त पे चाहिए ही चाहिए। डाइजेशन कैपेसिटी उनकी बहुत बढ़िया होती है, चाहे कितना भी खा ले वो हजम अच्छे से कर पाते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं वो अगर 1 गिलास दूध उनको पिला दे तो उनको 4-5 दस्त हो जाते हैं, इतनी उनकी आंतें जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं। और पित्त प्रकृति वाले लोगों को दोपहर को या रात को डिनर में हरा धनिया और पुदीने की चटनी लेनी चाहिए डेली, तो उससे उनका पित्त जो है, पित्त इज एसिड, तो पुदीने और धनिया की चटनी से वो एसिड जो है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज होके पित्त जो है वो कम होता रहेगा। साथ ही आंवला या फिर काला मुनक्का, गुलकंद, गुलाब, ऐसे कुछ चीजें जो शरीर की गर्मी को ठंडा रखे, ऐसी कुछ चीजों का सेवन करते रहने से उनका पित्त कम होगा। मैडम कई बार ऐसा होता है पित्तवात प्रकृति दिखाती है, पित्तवात दोनों, प्रकृति तो एक ही होती है, इम्बैलेंस पित्तवात दिखाता है। सुबह शाम इम्बैलेंस जो है वो पित्तवात हाँ, देखिए प्रकृति जो होती है वो वायु, पित्त और कफ 3 ही होती है, लेकिन कई बार 2 प्रकृति नहीं होती है। प्रकृति आपकी पित्त है लेकिन आपके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है। इट इज अ डीप साइंस, अगर आप उसमें जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। पित्तवात, पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, ऐसे 67 टाइप्स आयुर्वेद में दिए हुए हैं। 2 तरह की प्रकृति को समझने का काम वेद का है, ऑर्डिनरी पीपल्स का नहीं है। जैसे हमने सुना था तो पहले ऐसा बताया था कि प्रकृति तो पित्तवात और कफ ही होती है, लेकिन जो विकृति होती है, जो इम्बैलेंस होता है वो आपको पित्त का भी हो सकता है या और पित्तवात का। वही तो आप जो बोल रहे हैं कि वात पित्त प्रकृति है, सपोज वात पित्त प्रकृति, तो प्रकृति आपकी वात की है लेकिन बिगड़ा हुआ क्या है, पित्त। हाँ। तो ये बात होती है, जब कोई वेद आपको बोलते हैं कि आपकी वात पित्त प्रकृति है तो यानी आपकी वात प्रकृति है और पित्त बगड़ा हुआ है, विकृति है। विकृति पित्त है। और तीसरी आती है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले लोग एकदम शांत होते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं लेकिन मोटा जल्दी हो जाते हैं, मोटा जल्दी हो जाते हैं लेकिन उतरता जल्दी नहीं है, पेट उनका बाहर निकला हुआ होता है और एकदम शांत और सरल प्रकृति के होते हैं। किसी ने एक चाटा मारा तो दूसरा गाल दे देते हैं, इस तरह के सरल स्वभाव के होते हैं। खाना उनका देरी से हजम होता है, सोते हैं तो सीधा जैसे अभी सोए और 1 मिनट में ही उनको गहरी नींद आ जाती है, नींद जल्दी खुलती नहीं है, आप ढोल नगारे बजाओ तो भी वो नींद में से जग नहीं पाते हैं। काम करने में उनको हार्ड वर्क वो नहीं कर पाते, स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, कुर्सी पे बैठ के करने का काम उनको अच्छा लगता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। और कफ प्रकृति वाले लोगों को अपना कफ ठीक रखने के लिए खाना खाने के बाद 2 ग्राम सौंठ लेना चाहिए। सौंठ लेने से उनका कफ ठीक रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बूस्टअप रहेगी। ड्राई जिंजर पाउडर, सूंठ। मैडम मेरा 7 साल का बच्चा है और उसको टॉयलेट जाने में 10 दिन या 15 दिन लग जाता है। मैंने दवाई भी करवाई, दवा करवाता हूँ तब तक रहता है, फिर बाद में 10 दिन और 15 दिन हो जाते हैं। तो उनको दवाई मत दीजिए। आंतों में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चूरन लेते रहते हैं, त्रिफला ले लेते हैं, हरड़ ले लेते हैं, दवाई होम्योपैथी ले लेते हैं या फिर एलोपैथ दवाई देते हैं, उससे आंतों में ड्राइनेस आ जाती है और आंतों को एक हैबिट पड़ जाती है कि मुझे ये मिलेगा तो ही ये स्टूल पास होगा। तो इसके लिए आप उनको एनिमा दीजिए, बस्ती दीजिए। 7 साल का है तो सिर्फ 20 ml सिंपल तिल का तेल, सीसम ऑयल 20 ml गुनगुना गरम कर लीजिए। 50 ml की सिरिंज मिलेगी बाजार में और रबर का कैथेटर मिलेगा। रात को खाना खाने के बाद 20 ml तिल का तेल आप मल मार्ग से दे दीजिए, आंतों में ऑयलिंग हो जाएगा, मल जैसे ही बनेगा ऑटोमेटिक नीचे उतर आएगा। और बच्चा है तो कैस्टर ऑयल नहीं ले पाएगा तो कैस्टर ऑयल की कैप्सूल भी मिलती है, तो कैप्सूल आप 1-1 रोज सुबह ले दे दीजिए। फिर
फिर वो कैप्सूल आप एक एक दिन छोड़ के दीजिए, फिर हफ्ते में 2 बार दीजिए, फिर हफ्ते में 1 बार दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर बिना किसी दवाई के, बिना किसी एनिमा के नेचुरली उसका पेट साफ होने लगेगा। लेकिन इसको आंतों को स्ट्रेंथ देनी है। मुंह से आप कुछ देंगे तो इतना काम नहीं करेगा, इसमें ऑयल ही डालना है, ऊपर से भी ऑयल, नीचे से भी। किसी पुस्तक को पढ़ के भी आप नाड़ी परीक्षण नहीं सीख सकते। रावण जो थे उन्होंने रावणकृत नाड़ी संहिता करके एक पुस्तक लिखी है और वो बहुत बड़े नाड़ीवेद हुआ करते थे। और अभी अगर बुक्स की बात करो तो मैंने खुद बहुत सारी किताबें पढ़ी नाड़ी परीक्षण के लिए। एक मैक्सिको में एक डॉक्टर है आयुर्वेदिक, वसंत दत्तात्रेय लाड नाम है उनका, और उनकी एक पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ पल्स, बहुत स्पिरिचुअल बुक है, वो भी मैंने पढ़ी। एक ताराशंकर वेद की पुस्तक है नाड़ी परीक्षा, उसकी भी मैंने पढ़ी। तिब्बतियन नाड़ी परीक्षण की भी बहुत सारी किताबें हैं, वो भी पढ़ी। लेकिन ये पढ़ के मुझे कहीं से भी नाड़ी परीक्षण समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी सारी तरह तरह की नाड़ियां बताई हैं कि वात प्रकृति वाला है तो उसकी जो नाड़ी है वो सर्प जैसी, पित्त प्रकृति वाला है तो उसकी मंडूक जैसी, कफ प्रकृति वाला है तो उसकी नाड़ी हंस जैसी। ये तो मैंने सिर्फ 3 टाइप बताया, ऐसे तो हजारों नाड़ी। तो लेकिन जब आप नाड़ी देखो तब आपको सर्प गति या हंस गति महसूस होना ये बहुत मुश्किल है। और आयुर्वेद में तो ये सारे ग्रंथों में ऐसा बताया कि किसी की अगर अननेचुरल डेथ होने वाली है, बंदा अगर 4 घंटे या 5 घंटे में रोड पे जाएगा और उसका एक्सीडेंट होने वाला है तो उसकी नाड़ी कैसी चलती है वो भी उसकी नाड़ी परीक्षण से पता चल जाता है कि ही विल नॉट सर्वाइव मोर। तो इतना ये डीप विज्ञान है, लेकिन उसको पढ़ के या किसी की थियरी से या किसी के लेक्चर से समझना वेरी डिफिकल्ट। इट इज अ थर्ड सेंस। अगर आपका थर्ड सेंस ओपन होता है, आप कोई साधना कर रहे हैं, आपकी डेली कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और आपके गुरु के आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, तो ही ये, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी शुद्ध भावना है, तो ही ये सिद्धि मिलती है। अदरवाइज मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, पहले तो नाड़ी वेद मिलते ही नहीं है, और अगर मिल जाए तो वो अपना ज्ञान देते नहीं है। बहुत सारे नाड़ी वेद ऐसे हुआ करते थे गुजरात में कि एक हफ्ते पहले क्या खाया था वो भी वो बता देते थे, लेकिन वो अपनी विद्या अपने साथ ही लेके चले गए। तो फिर मैंने मेरे गुरुजी को एक लेटर लिखा था। मैं जनरली स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने मेरे गुरुजी को लेटर लिखा था कि स्वामी जी मुझे नाड़ी परीक्षण सीखना ही है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक एड्रेस दिया कि मुंबई में डॉक्टर पंकज नरम है, तो आप बोरीवली में उनका हॉस्पिटल है और ही इज़ अ वन एंड ओनली पर्सन के जो आयुर्वेद को इंटरनेशनल लेवल पे रखे हुए थे। तो मैं उनके पास गई और वहाँ पे 7-8 डॉक्टर खड़े थे और वो सारे फॉरेनर्स थे, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, कनाडा से। आई वॉज वन एंड ओनली हु वॉज ए इंडियन। तो उन्होंने, मैं 2 दिन वहाँ पे खड़ी रही, मुझे तो कुछ सीखने को, और इतनी ब्रिटिश लैंग्वेज की उस टाइम पे मेरा इतना लेवल नहीं था कि मैं उसको समझ पाऊँ। लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने मेरा इतना बुरा इंसल्ट किया कि मुझे ऐसा कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ। एक अंदर का जो अहंकार, जो ईगो था वो बाहर आया, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे यहाँ पे 7 दिन तक तो रहना ही है, तो मैं मेरे ईगो को साइड में रख के वहाँ पे कैसे भी करके 7 दिन तो वहाँ पे निकाल दी। उस टाइम कॉलेज के टाइम की बात कर रही हूँ, 7 दिन निकाल दिया। फिर धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में भी नहीं बैठ रहा था कि नाड़ी परीक्षण एक ऐसी विद्या है जो 7 दिन तो क्या, अगर 7 साल भी लगा दे तो भी ये इतनी हस्तगत नहीं होती है। तो लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि यहाँ पे जाना है। इंसल्ट भी पता है कि गुरु की निश्चय से ही हुआ था, क्योंकि अंदर का अहंकार निकालना था। तो ये सब मेरे साथ ये घटना घटित हुई, और जैसे ही मैंने मुंबई छोड़ा और मेरे रूटीन में आई तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक नाड़ी परीक्षण आने लगा। ना मैंने किसी से सीखा है, ना मुझे कोई ट्यूटर मिला है, ना मुझे किसी ने गाइड किया है, वो अपने आप अंदर से वो विद्या स्फुरित होने लगती है। तो वो जो है वो एक सिद्धि है। तो जब आप रेडी होते हैं, आपकी भावना शुद्ध होती है और परमात्मा की कृपा होती है, तब भी ये आती है। और जब भी आप अगर किसी गलत रास्ते पे जाते हैं, अगर आपकी भावना पैसे कमाने वाली हो गई, पेशेंट का चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पैसे बनाने हैं,
अगर कुछ भी उसमें अशुद्धियाँ आ गई तो ये जो सिद्धि है वो शुद्ध एक विद्या है, वो अपने आप चली भी जाती है। तो इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कहाँ से सीखूं, ये प्रार्थना से ही मिल सकता है। तो आपकी मेरी ये विनती है, आप सब लोगों को विनती है कि आप यहाँ से जाने के बाद इतना श्रेष्ठ गौ पालन कीजिए कि इंडिया में से ये जर्सी गाय का दूध, ये रेडीमेड थैली वगैरह ही निकल जाए और आप एक गौपालक और 10 गौपालक को तैयार कर सके। इतने आप सक्षम हो क्योंकि आप ऐसी धरती पे पहुंचे हैं और आपको इतने आदर्श और श्रेष्ठ गुरु मिले हैं। तो मेरी आप सबसे यही शुभेच्छा है और शुभकामना है कि आप बहुत अच्छे से गौपालन करें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और बहुत तरक्की करें।